आज हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर टॉपिक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टेप नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ स्टेप नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। और इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड पॉसिबल है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड आएगा अगर क्वेश्चन में, देन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलोंग विद पार्टनर्स करंट अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ न्यूली reconstituted firm, that is after रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हमारा स्टेप नंबर 3 होता है। जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। उन प्री रिक्विजिट्स को पहले पूरा करके रखेंगे तो फिर क्वेश्चन में हमें बीच में दिक्कत नहीं आएंगी। ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं हमारे। हमें क्वेश्चन में अपने आंसर करने के लिए हमें अपने लिए गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इफ रिक्वायर्ड, हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो एज अ प्री रिक्विजिट निकाल करके रखनी चाहिए। देन ओनली हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब हम वन बाय वन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपरेशन को सीखेंगे। ध्यान से अब यहां से देखेंगे आगे आप।
First of all, revaluation account is prepared by nature. Revaluation account by nature एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको बनाने के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स का रूल लगाया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल लगाया जाता है। मींस अगर हमें कोई भी लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी गेन हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है बिफोर रिटायरमेंट, जिसको हम ओल्ड फॉर्म की बैलेंस शीट कहते हैं, उस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई गई हैं, उनमें से कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर उनकी वैल्यूज को चेंज करके लिखा गया होता है। मींस हमने अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुछ एसेट्स जो शो करी हैं, वो उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर या उनको उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर शो किया गया होता है। तो जब किसी भी एसेट या लायबिलिटी को उनकी एक्चुअल वैल्यू से हायर या लेसर वैल्यू पे शो किया जाता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करके मींस उनको उनकी एक्चुअल वैल्यूज पे लाया जाता है। और उन एसेट्स और लायबिलिटीज को जब हम रीवैल्यू करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से जो फर्म को गेन होता है, वो गेन या लॉस होता है, उस गेन या लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिलेशन एसेट्स को रीवैल्यू और लायबिलिटी को रीअसेस करने से होता है। तो अगर हम अपनी एसेट की वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं, मींस अगर कोई भी एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी किसी भी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हमारे लिए गेन होता है। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाय नेम। जिस एसेट की वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, उस एसेट को उसके नाम से क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, बाय नेम का मतलब है एसेट का इंक्रीज एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हमारी फर्म की लायबिलिटी में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बाय नेम, अगर किसी भी लायबिलिटी के अंदर डिक्रीज होता है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो एसेट का होने वाला इंक्रीज एसेट के नाम से, और जिस लायबिलिटी का डिक्रीज हो रहा है उस लायबिलिटी के नाम से उसको रिकॉर्ड करना है। यानी एसेट के इंक्रीज होने पर और लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उस रिलेवेंट एसेट और लायबिलिटी के नाम से। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमें एसेट के बढ़ने से और लायबिलिटी के घटने से गेन होता है। और अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना होता है।
तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने से भी हमारी एसेट में इंक्रीज पाया जाता है। तो यहाँ से हमारी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन बनाया हुआ है, जैसे हम प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट को, यदि हमने जो प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया हुआ है, अगर हमने ये देखा कि उस प्रोविजन फॉर बेड डेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या जितना प्रोविजन हमने बनाया है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और प्रोविजन फॉर बेड डेट को हमें डिक्रीज करने की जरूरत है, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट को जब हम डिक्रीज करेंगे तो वो भी हमारे गेन में रिजल्ट होगा। कारण क्योंकि जो प्रोविजंस होते हैं वो बाय नेचर लायबिलिटी होते हैं, और जब लायबिलिटी होते हैं और जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हमारे गेन में रिजल्ट होती है। तो यदि हम प्रोविजन फॉर बेड डेट को डिक्रीज करेंगे तो दैट वुड रिजल्ट इनटू गेन। तो एसेट का इंक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना और प्रोविजन फॉर बेड डेट को डिक्रीज करना गेन में रिजल्ट होता है। इनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर इसका अपोजिट यानी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी अगर किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से हमें लॉस होता है। तो अगर एसेट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए लॉस है, और उस एसेट को आपने यहाँ पर बाय नेम से लिखना है। जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है उस एसेट का नाम लिखना है along with the decrease in the value of asset। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर हमें लॉस होता है। तो जब लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड बाय नेम, जिस लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज पाया जाएगा उस लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दी है, सॉरी, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दी है, जैसे कई बार एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा आ जाता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो अपने नाम से रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में मार्क की जाएगी। और सेम अगर आपकी प्रोविजन फॉर बेड डेट की वैल्यू को, जो आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया हुआ है, अगर वो प्रोविजन फॉर बेड डेट, या तो आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रिएट करना है अभी, या अगर आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया हुआ है लेकिन वो कम है और हमें उस प्रोविजन को बेड डेट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए बढ़ाने की जरूरत है, तो अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट को बढ़ाएंगे तो प्रोविजन हमारी बाय नेचर लायबिलिटी होती है, तो दैट वुड रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बेड डेट लॉस में रिजल्ट होते हैं। तो हम लॉसेस को डेबिट साइड में लिखते हुए और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हुए हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी के में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करने के बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की दोनों साइड का टोटल किया जाता है। आपकी किसी एक पर्टिकुलर साइड का टोटल ज्यादा आता है, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो आपका आंसर डेबिट साइड में बचेगा, और जो डेबिट साइड में आंसर बचेगा ये आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से होने वाला प्रॉफिट होगा। आप लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, ऐसे लिख लीजिए एक पूरी लाइन। और सपोज आपकी फर्म में ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तो जो भी ये
जो भी प्रॉफिट आपका आया है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर इंडिविजुअली मेंशन कर दीजिए डिवाइड करके, और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो आपको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेशियो मेंशन नहीं की गई है तो ओल्ड रेशियो को 1:1:1 लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर आपका आंसर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में आ गया तो ये आपका लॉस होगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, बी और सी में, तीनों पार्टनर में आप इस रिवैल्यूएशन के लॉस को डिवाइड कर देंगे, और ये रिवैल्यूएशन का लॉस आपको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होगा। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। रिवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 आ जाएगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ये कैपिटल अकाउंट कॉलमर कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी पार्टनर के लिए इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट ना बनाते हुए डेबिट साइड में 3 पार्टनर एबीसी मैंने एग्जांपल में लिए, तो एबीसी के लिए डेबिट साइड में कॉलम और एबीसी के लिए क्रेडिट साइड में कॉलम लिया जाता है। तो जब तीनों पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाए जाते हैं तो इसको हम कॉलमर फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और ए बी सी का आप इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, पर वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता है, इसलिए हम कॉलमर फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अगला स्टेप, जब आप कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, यहां से बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। जब आप कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, और यहाँ पर आपको पार्टनर की कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस लिखने होंगे। आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाएंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होंगी एबीसी की। तो आप तीनों पार्टनर की कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में लिख देंगे। याद रखेंगे कि लायबिलिटी साइड में अपीयर होने वाले कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव बैलेंस होते हैं, उनको क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल आपको एसेट साइड में दी हुई है तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तीनों का नहीं, किसी एक पार्टनर का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में हो सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, पार्टनर की कैपिटल डेबिट तभी होती है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स मेथड से मेंटेन करेंगे तो कभी भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं आता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वो या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव रह सकती है, पर वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ही आपको क्वेश्चन की कैपिटल का बैलेंस डेबिट दिया गया होता है। एनी हाउ, आप अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाएंगे, जो आपको
दी होती है अपने क्वेश्चन में, उस बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां से कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बाय साइड में उतारेंगे, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में उतारेंगे। ये हमारे कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। हर एक पॉइंट के बाद मैं एक सेपरेशन लाइन डाल रहा हूं, ताकि आप हर एक स्टेप को आपस में डिफरेंटली या डिफरेंशिएट कर सकें। हमारा जब कैपिटल का बैलेंस आ जाता है, तो कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद हमारा सेकंड स्टेप, थोड़ा सा आप बात को सुनते जाएंगे ध्यान से। जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे, जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो आप अपने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को लिख रहे हैं। तो हम वन बाय वन ऊपर इसका सीक्वेंस भी लिख देते हैं, ताकि इससे हमारी कभी गलती ना हो। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने कैपिटल के अंदर पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस को मार्क करेंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। कैपिटल बैलेंस इज द स्टेप नंबर 1 इन प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास ऑप्शन आती है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिक्स नहीं है कोई, आपको यही चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। पर हमें एक सीखते समय सीक्वेंस फॉलो करना होता है कि हम कैपिटल अकाउंट में कौन सी आइटम को किस ऑर्डर में लिख दें। आप किसी भी आइटम को नीचे पर लिख सकते हैं, पर वन बाय वन तो लेना ही है, तो बेटर है कि एक ऑर्डर में उसको सीख लें। तो अगर आप अपना नेक्स्ट स्टेप कैपिटल अकाउंट में करें, तो आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर डाल दीजिए। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हुए आपको, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ए का शेयर ए में, बी का शेयर बी में, और सी का शेयर सी में। अभी तक मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला आपको कि कौन सा पार्टनर इसमें से रिटायरिंग है। मैं आगे चल करके सिलेक्ट कर लूंगा एक पार्टनर जो रिटायरिंग है, लेकिन जब तक हमारे को यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर की जरूरत नहीं है और सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, तो मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ताकि आपको ये दिखे कि आप ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों पार्टनर का रिलेवेंट कॉलम में लिख रहे हैं। और अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ जाता है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हुए जो भी पार्टनर का रिवैल्यूएशन में लॉस का शेयर है, उसको लिखेंगे ए का ए में, बी का शेयर बी में, सी का शेयर सी में। याद रखिएगा, ये प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करा है। ये प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डालना हमारे कैपिटल अकाउंट का स्टेप नंबर 2 होगा। बेटर है कि आप भी इसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए कि यही आइटम इस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी ऑर्डर में प्लेस कीजिए। इसके बाद स्टेप नंबर 2 जो हमने किया, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस डाला, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर स्टेप नंबर 2, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर प्लेस किया है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के बीच में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के जितने भी फॉर्म्स हैं, उनको डिवाइड कर दीजिएगा। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से हैं, जैसे लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा होगा, तो जनरल रिजर्व। इसके बाद अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद अगर कंटिजेंसी रिजर्व होगा, तो कंटिजेंसी रिजर्व को पार्टनर में डिवाइड कर दीजिएगा। अगर इंश्योरेंस फंड होगा, तो इंश्योरेंस फंड पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड कर दीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइड कर दीजिएगा। पर यहाँ पर आपको आकर के WCR की स्पेसिफिक केसेस पता होने चाहिए। अगर आपके WCR के अंदर कोई बैलेंस बच रहा है, तभी वो आप पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वरना वो आप पार्टनर में डिवाइड नहीं करेंगे। यानी अगर आपका लायबिलिटी का अमाउंट जो WCR से लायबिलिटी का अमाउंट है, अगर वो WCR से लायबिलिटी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो आप अगर लायबिलिटी का अमाउंट WCR से ज्यादा है, तो आप पार्टनर में डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर WCR का अमाउंट WCR में से पे की जाने लायबिलिटी का अमाउंट कम है, तो आप रिमेनिंग रिजर्व पार्टनर में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है हमें ये लिखना चाहिए कि IAFR और WCR के अंदर अगर कोई बैलेंस बच रहा है हमारे पास लॉस को या कॉम्पनसेशन को सेटल करने के बाद, तो ही वो आप पार्टनर में डिवाइड करते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं करेंगे। मींस WCR के अंदर अगर कोई बैलेंस बचा है आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के लॉस को माइनस करने के बाद अगर कोई बैलेंस बचेगा तो हम IFR का बैलेंस पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो इन केसेस को जो हमने प्रीवियस क्लास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के किए थे उनको आपको एक बारी कंसीडर करके चलना होता है। तो ये जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के फॉर्म्स हैं या पार्टनर में यहाँ पर ऐसे एक एक करके जो भी आपके क्वेश्चन में रिलेवेंट आएंगे उनको यहाँ पर आपने पार्टनर्स में डिवाइड करना है। और किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो का यूज करना होता है। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का फॉर्म आप पार्टनर में जब डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें ओल्ड रेशियो अप्लाई हो रही होगी या ओल्ड रेशियो अप्लाई करनी होगी। और मैंने आपको यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है, तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉयज ग्रेच्युटी फंड जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनको भी स्टूडेंट पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। नहीं, वो लायबिलिटी उनको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिवाइड हो जाए एज पर द केस, तो देन उसके बाद हम लोग पार्टनर्स के बीच में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिवाइड करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था जो एसेट साइड में अपीयर हो रहा था। इस P&L के डेबिट बैलेंस को जो एसेट साइड में अपीयर हो रहा है, इसको आप यहाँ पर आप पार्टनर में डिवाइड करेंगे ABC में उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। और अगर आपकी एसेट साइड के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, तो आप डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। ये P&L का बैलेंस और डेफर्ड एक्सपेंडिचर आपको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करने होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो पार्टनर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिवाइड करना होता है। यहाँ आकर के मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ऊपर, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को नीचे भी कर सकते हैं। आप P&L और डेफर्ड को ऊपर, रिवैल्यूएशन के लॉस को नीचे भी कर सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक सीक्वेंस तो लेना ही है, तो आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर इन स्टेप्स को लर्न कर लीजिए। लेटर ऑन आप उसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट आ जाता है मेन गुडविल का। हमने सबसे पहला टॉपिक ही हर चैप्टर में गुडविल का किया होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का। तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ G/W यानी गुडविल। यानी अब मैं गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा। तो रिटायरमेंट में अगर हम अपने कोर्स में जाएं, तो रिटायरमेंट के गुडविल के कोर्स में यानी गुडविल के दौरान हम अपना एक स्टेप देखते हैं जब हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल अपीयर हो रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि दो गुडविल होती हैं, एक के साथ लिखा होता है ऑलरेडी अपीयरिंग। तो जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, उस गुडविल अकाउंट को मैंने आपको रीजन बताया था कि हम उसको नॉन परचेज गुडविल मानते हैं और नॉन परचेज गुडविल को हम पार्टनर ABC में राइट ऑफ कर देते हैं। तो गुडविल राइट ऑफ करने के स्टेप को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं आपको जनरल एंट्री से लेजर्स नहीं बता रहा हूँ कैपिटल अकाउंट के, मैं कैपिटल अकाउंट में आपको बिना एंट्री के फॉर्मेटिंग करना बता रहा हूँ कि इन आइटम को आप यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे। इसके बाद गुडविल की जो मेन एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर।
हम अभी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर सी इसमें रिटायरिंग पार्टनर है। अब मैंने यहाँ पर लिया है सी को, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे को सी की अलग से जरूरत है, क्योंकि अब हम एंट्री गुडविल की बनाने जा रहे हैं, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो गेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री अगर हम बनाएं तो हमारी जनरल एंट्री बनती है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और जब हम इस एंट्री को करेंगे तो हम सी के गुडविल के शेयर से करेंगे। तो जब हम सी का गुडविल का शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, फिर हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और सी का गुडविल का शेयर हम उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मार्क कर देंगे। और ये अमाउंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हम ए और बी के बीच में गेनिंग रेशियो, यानी सी का जो गुडविल का शेयर है वो ए और बी के बीच में डिवाइड किया गया होगा गेनिंग रेशियो में। तो अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी तो आप थोड़े से स्मार्ट वे में वर्क करते हुए गुडविल के अंदर सी का शेयर निकाल करके डायरेक्टली उसको ए बी में डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे तो भी आपका आंसर चल पड़ेगा। और नेक्स्ट है, अब आपने सी को क्रेडिट करा है बाय ए और बी के नाम से, अब आपको ए को और बी को उनके रेस्पेक्टिव गुडविल के शेयर से डेबिट करना होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट का जो सेकंड स्टेप है गेनिंग टू रिटायरिंग, ये आपका यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो हम ये पाएंगे कि रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर मेन तीन ही स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, सेकंड स्टेप होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस का, देन गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। जिस कलर से मैंने हेडिंग डाली है कैपिटल अकाउंट के नीचे उसी कलर से ही मैंने यहाँ पर आपको नीचे लाइंस भी लिख करके दी हैं ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस जगह पर मैंने कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करा है। इसके बाद जब गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है तो कुछ मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स आती हैं, पर ये मिसलेनियस ट्रांजेक्शन मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ये किसी किसी क्वेश्चन में आती हैं, हर क्वेश्चन में नहीं आती हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर दो स्टेप्स लेंगे। एक पहला स्टेप वह जब रिटायरिंग पार्टनर को हम अपनी फर्म की कोई एसेट दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर सी। ऐसा नहीं है कि सी ही वो एसेट लेकर के जाएगा, वो एसेट तो कोई भी पार्टनर फर्म से टेक ओवर कर सकता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर किसी भी पार्टनर ने, पर्टिकुलरली सी रिटायरिंग पार्टनर ही एसेट टेक ओवर कर रहा होता है, जनरली हमारे क्वेश्चंस में यही लिखा आता है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म की एसेट टेक ऑन ओवर करी है तो जो भी पार्टनर एसेट टेकन ओवर करेगा तो टू एसेट टेकन बाय नेम, उस एसेट का नाम आपको यहाँ लिखना है। और जिस भी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करी है, ए ने या बी ने या सी ने, तो उसके अकाउंट में लिखना है आपको। पर मैंने आपको ये बताया जनरली ये एसेट टेकन ओवर रिटायरिंग पार्टनर के लिए दी होती है। सी द रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो हम यहाँ टू इन्वेस्टमेंट लिख करके सी के कॉलम में लिख देंगे। ए और बी में भी हो सकती है, पर मैं अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जनरली ये सी जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एसेट टेकन अप कर रहा होता है। और ऐसा भी कई बारी होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर या कोई और पार्टनर फर्म की किसी लायबिलिटी को पे कर देता है तो फर्म उसको उसकी लायबिलिटी के लिए रिम्बर्स करती है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म की कोई लायबिलिटी पे करी है तो उस लायबिलिटी का नाम लिखते हुए जिस भी पार्टनर ने वो लायबिलिटी फर्म की पे करी होगी वो उसके क्रेडिट साइड में डाल दी जाएगी, क्योंकि फर्म उसकी कैपिटल को इतने अमाउंट से इंक्रीज करेगी, क्योंकि फर्म उसको उसकी क्योंकि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी है तो पार्टनर थोड़ी ना उस लायबिलिटी को बॉर्न करेगा। वो तो पार्टनर ने फॉर द टाइम बीइंग पे कर दी है, पर वो फर्म से उसके पैसे रिम्बर्स लेगा, तो हम बाय साइड में लिख देंगे। और अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट खरीदेगा तो फर्म उससे एसेट के पैसे चार्ज करेगी, हम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर और लायबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में देखा गया है कि पाए जाते हैं।
अब इनके ये तो मिसलेनियस है, इनको मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं आपके ये। अब इसके बाद आपको एक बात ये समझनी है, जो मैं अब अगला पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं, लिस्ट आउट द वेरियस आइटम्स विच आर गिवन टू अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब बच्चा बोलता है, यार सर ने ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि हम रिटायरिंग पार्टनर को कौन कौन से अमाउंट रिटायरमेंट पे देते हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा है और अभी पढ़ रहे हो आप पार्टनर की क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट लिख रहे हो, ये वो सारे अमाउंट हैं जो आप पार्टनर को रिटायरमेंट पे क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर सी के कॉलम में सी की कैपिटल पहले लिखी, तो आप रिटायरिंग पार्टनर को क्या दे रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस दे रहे हैं। यहाँ पर आप उसका कैपिटल का बैलेंस दे रहे हैं उसको रिटायरमेंट के टाइम पर। आप उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, आप उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका शेयर दे रहे हैं, आप उसको गुडविल का शेयर दे रहे हैं, आप उसको लायबिलिटी अगर उसने फर्म की पे करी उसका रिम्बर्समेंट दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले वो अमाउंट है जो आप पार्टनर को रिटायरमेंट के समय देते हैं। तो all items shown on the credit side of capital account are those items which are to be given to the retiring partner at the time of retirement। और डेबिट साइड में जो आप अमाउंट लिखते हैं, जैसे किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस, या रीवैल्यूएशन का लॉस का शेयर, या P&L एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ में उसका शेयर, गुडविल राइट ऑफ हो रही है उसमें उसका शेयर। अगर गुडविल का अमाउंट जिस पार्टनर से चार्ज हो रहा है उसकी डेबिट में उसका अमाउंट, और किसी पार्टनर अगर फर्म से एसेट खरीदी है तो ये वो अमाउंट है जो हम पार्टनर से डेबिट लेते हैं। तो डेबिट में गुडविल गुडविल वाला तो अमाउंट हम यहाँ पर सी को दे रहे हैं। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की बात करें तो ये मत कह दीजिएगा कि सी को हम गुडविल का शेयर डेबिट कर रहे हैं, वो सी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो सी के कॉलम की बात करें रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट, तो रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, ही शेयर ऑफ profit on revaluation, his share in necessary accumulated profits, his share of goodwill, any liability which was paid by the retiring partner। और जो अमाउंट हमने उससे लेने हैं वो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल इफ देयर, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इफ एनी, share in accumulated loss, share in deferred expenditure, share in non-purchase goodwill written off, and then asset taken on by retiring partner. These are the amount to be debited from the partner। तो ये हमारी लिस्ट होती है क्रेडिट और डेबिट साइड की। अब यहाँ पर आकर के हमारा कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ जाता है कि हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको सबसे पहले अपने रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। यानी आप क्रेडिट साइड से सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाकर के जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कीजिए। यानी आप सबसे पहले सी के क्रेडिट बैलेंस का टोटल कर लीजिए और सी का जो डेबिट बैलेंस है उसका भी टोटल कर लीजिए। तो यहां पर प्लीज बात को समझिएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं सी के कॉलम का यहां से क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा जो जो अमाउंट मैंने उसके डेबिट में डाले हैं। और यहाँ पर जो मैंने सी के क्रेडिट में अमाउंट डाले हैं सारे, इन सभी क्रेडिट अमाउंट को भी मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। तो जो अमाउंट मैंने सी को देने हैं क्रेडिट साइड में उनका मैं टोटल ले लूंगा, और जो अमाउंट मैंने सी को डेबिट साइड में देने हैं उनका टोटल ले लूंगा। तो आप सी के क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे। जनरली आप ये पाएंगे कि सी का क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द डेबिट। सपोज कर लेते हैं कि सी का क्रेडिट साइड का टोटल यहां से 2 लाख रुपए आ रहा है, जहां पर मैं आपको मार्क कर रहा हूं। मान लेते हैं कि सी का क्रेडिट साइड का टोटल 2 lakhs आ रहा है। 2 lakh इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सी, और डेबिट साइड का टोटल सी का 80,000 है। तो ऑब्वियस है अगर सी का क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख है और डेबिट का टोटल 80,000 है, तो 1,20,000 रुपए सी के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है। अब इसका मतलब ये है कि सी के क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि जब सी रिटायर हुआ तो हमने उसको क्रेडिट साइड में जो अमाउंट देने हैं वो ज्यादा है और जो उससे डेबिट साइड से लेने वो कम है।
यानी सी का रिटायरमेंट के टाइम पर फॉर्म से 1,20,000 रुपए लेना बनता है। तो जो अमाउंट सी के यहां पर बचेगा, 1,20,000 मेरे एग्जाम्पल में बच रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा, प्लीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा, किस बारे में, अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं और आप वहां से रिटायरमेंट लेते हैं, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई मैं फॉर्म से रिटायर हो रहा हूं, मेरा फॉर्म की तरफ जितना पैसा निकलता है वो मुझे आज के आज दे दो, क्योंकि मैं फॉर्म को छोड़ के जा रहा हूं। अब अगर सी ये बात कहे कि मुझे 1,20,000 रुपए दे दो, मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो हो सकता है कि ए और बी के पास सफिशिएंट अमाउंट हो उसको देने के लिए फॉर्म के पास, या फॉर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर दोबारा सुन लीजिए, अगर रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस निकल रहा है पे करने के लिए, जैसे मेरे एग्जांपल में 1,20,000 आया, अगर पार्टनर ए और बी, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, मींस आपके क्वेश्चन में नहीं बताया कि सी को ये 1,20,000 रुपए पे करने हैं या नहीं करने हैं, तो 1,20,000 का जो अमाउंट यहाँ सी के कॉलम में बच रहा है, हम ये मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, याद रखेंगे कि सी को ये पैसा रिटायरमेंट पे नहीं दिया गया होगा। बच्चा बोलता है सर मैं तो सोच रहा था कि 1,20,000 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सी को दे ही दिए होंगे। नहीं, यहाँ हम रिवर्स करेंगे। अगर हमने, हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, तो सी का जो अमाउंट पेबल आ रहा है 1,20,000, ये हम उसको पे नहीं करेंगे, हम इसको सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी सी के अकाउंट में बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये हो गया कि अब हमने उसको कैपिटल का पैसा नहीं देना है, जितना पैसा फर्म की तरफ उसका निकलता है वो हम उसको बाद में पे कर देंगे, और इसीलिए हम सी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,20,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर, ये तभी करना है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा स्पेसिफिकली आ जाए कि सी वॉज पेड, अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया कि सी को आपने पे कर दिया, तो फिर आप टू बैंक या कैश अकाउंट के नाम से फिर सी को 1,20,000 रुपए पे कर देना। इसका मतलब है ये पेमेंट तभी होगी अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा इफ गिवन, यानी अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इसको पे करो तो हम पे करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके यहाँ छोड़ देंगे, और इसका मतलब है ये पैसे हम उसको बाद में देंगे। तो मैं बीच में और लिख रहा हूं, और मतलब या तो पे करेंगे, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन दी होगी तो, नहीं दी होगी तो हम लोन में डालेंगे। ये सी के अकाउंट को क्लोज करने का तरीका है। तीसरा तरीका बीच में एक और निकलता है, हो सकता है कि फॉर्म सी को, सपोज फॉर्म कहती है कि हम आपको 40,000 रुपए भी दे देते हैं, एक 20 में से 40 दे देते हैं, तो आप यार टू बैंक या कैश के आगे 40,000 लिखोगे और बचे हुए 80,000 सी के लोन अकाउंट के आगे लिखोगे। तो ये अमाउंट आपका यहां पर 120 की जगह ये अमाउंट 40,000 हो जाएगा, अगर आप 40,000 पे कर रहे हो, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा 80,000, वो यहां पर 80,000 लिखेंगे आप, और ये सी के लोन अकाउंट में दिखा देंगे। तो आपने जो अमाउंट लिखना है वो, जो पे करेंगे वो कैश के नाम से, और जो बच जाएगा वो उसके लोन अकाउंट के नाम से। तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है। इसके बाद जब सी की सेटलमेंट हो जाए तो यहाँ एक पॉइंट और अराइज होता है, ये थ्योरेटिकली एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकली हमारे एग्जाम में नहीं है, थ्योरेटिकल है और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हॉट्स में से क्वेश्चन है रिटायरमेंट में। वो क्या है कि सी का जो अमाउंट आपने उसको पे नहीं करा, 1, 20 या 80 एज द केस में भी, क्या सी ये नहीं कहेगा कि आप मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे
क्या फायदा होगा रिटायरमेंट लेने का अगर मेरा पैसे ही आपके पास रुक गया, अटक गया, तो मुझे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पर कहता है कि जब तक आप रिटायरिंग पार्टनर को उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे नहीं कर देते, तब तक आप उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये रूल कहता है। और एक रूल ये भी कहता है कि पार्टनर, सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल, कि अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पे नहीं करा, तो उसकी रिटायरमेंट की डेट के बाद तो केवल ए और बी ही पार्टनर रह जाएंगे न्यू फॉर्म में। तो एक रूल ये कहता है कि न्यू फॉर्म रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो बनेगी, वो जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट शेयर, 1,20,000 रुपए आपने सी को नहीं पे करे, तो ये 1,20,000 ए और बी की तरह, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल फॉर्म में लगी हुई है क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। तो सी की इस 1,20,000 को कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हुए जितना भी उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बनेगा इस 1,20,000 के बेसिस पर, वो आपको उसको देना है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। तो पार्टनर को हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देते हैं अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हम पार्टनर को या तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देंगे, या हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट उसको देंगे। ये दोनों चीजें पार्टनर्स को अपनी डीड में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, और पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए कि पार्टनर ने लिख दिया 6% पर एनम इंटरेस्ट और ऑल एग्रीड तो हम इंटरेस्ट देंगे। अगर डीड में लिख दिया कि भाई प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो लगेगा। पर प्रश्न उठता है कि अगर डीड साइलेंट है तो क्या होगा? तो डीड साइलेंट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी दोनों में से रिटायरिंग पार्टनर को बेनिफिशियल लगेगा, वो उस क्लॉज को लेकर के उनसे पैसे ले पाएगा। तो ये रूल याद रखिएगा, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकली करना नहीं आता है, लेकिन हाई लेवल ऑफ रिटायरमेंट पे जाएं तो ये भी हमारा एक टॉपिक बनता है। पर हमारे सीबीएसई में, एनसीईआरटी करिकुलम में ये चीजें नहीं है। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को, यानी उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना आपके अकाउंट में है, उसकी प्रोपोर्शनल पेमेंट करना या इंटरेस्ट देना आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जब इतना काम हो जाए, तो इतना काम करने के बाद अब आपने, जो आपके पार्टनर, अब तो ठीक अकाउंट क्लोज हो गया, या तो पैसे ले लिया लोन में डाल दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर ए और बी दोनों पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे। ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, याद रखिएगा। सी का टोटल तो दोनों तरफ 2 लाख आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट लाइन में टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पर कैरेट डाउन लिख करके यहाँ पर ए का और बी का जो कैपिटल का बैलेंस है उसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे। ये वर्ड लिखना बहुत बेहतर होता है, एडजस्टेड कैपिटल्स बैलेंसिंग फिगर। ये ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल आ गई, जो अब हम अपनी न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से ए और बी का अकाउंट क्लोज होगा। तो अगर हम यहाँ गुडविल के बाद जाएं, तो गुडविल के बाद मैं ये नहीं लिखूंगा कि पार्टनर ने लायबिलिटी ली, एसेट टेकन ओवर करी, ये नहीं लिखेंगे। मैं सिर्फ अभी फिलहाल यह लिखूंगा, आप अपने अकाउंट को इसके बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा यहाँ पर आकर के, और उसके बाद फिर जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है उनके अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। ये क्लोजिंग का स्टेप है आपका। यहाँ इस तरह से आपको क्लोजिंग मैंने सिखाई है। यहाँ आकर के कैपिटल अकाउंट खत्म होता है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें कोई मेजर जोड़ तोड़ का काम नहीं रह जाता है। ऑब्वियस है कि हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की है, और ऑब्वियस है कि जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो मेरे पास आंसर की बैलेंस शीट बनाने के लिए एक ही रास्ता है। मेरे पास आंसर की बैलेंस शीट बनाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या होगा? जो मेरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, जो मेरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट है वही मेरे आंसर का रास्ता है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट मुझे क्वेश्चन में दी गई है, अब मैं उसी बैलेंस शीट को दोबारा से उठा करके रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बैलेंस शीट के रूप में प्रेजेंट करूंगा। यानी आई एम गोइंग टू डू ओनली वन थिंग,
that I am redrafting the balance sheet which was given in the question of the old form. तो हम ये कह देते हैं कि जब रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के बाद जो हम अपने आंसर में बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट के अंदर हमारी ये जो बैलेंस शीट होगी ये ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की होगी, यानी नई जो फॉर्म तैयार हुई है ठीक है रिटायरमेंट के बाद उस फॉर्म की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट ही आती है, जिस डेट को पार्टनर रिटायर होता है वो डेट पर हम बैलेंस शीट यहाँ ड्राफ्ट करते हैं। पर मैं अगेन यही वर्ड बोलूंगा आपको कि आपके क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट दी है ये उसी का रीड्राफ्ट है, यानी उसी का रीड्राफ्ट होने का मतलब है उसी ही बैलेंस शीट को आपने दोबारा कॉपी करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि यहां पर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहां पर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को लिखेंगे और ये एसेट्स आप कहां से उठाएंगे, ये एसेट्स आप उठाएंगे फ्रॉम बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन। इनको एसेट्स को वहीं से ही उठाना है और दोबारा यहां लिख देना है। अब आप बोलो सर मैं अगर आप बोलो मैं हर एक एसेट का नाम लिखूं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लीज इस मोमेंट पे आकर के हम इतने छोटे लेवल पे वर्क नहीं कर सकते कि मैं आपको बोलूं बेटा मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर लिखो। मतलब एसेट साइड जो आपके क्वेश्चन में है वो आपके जो भी 5-7 एसेट हैं उनको यहाँ पर लिख दीजिए दोबारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है एट रिवाइज्ड वैल्यूज। एट रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब है कि जिन एसेट में इंक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करके, जिस एसेट में डिक्रीज हुआ है रीवैल्यूएशन के थ्रू उनको डिक्रीज करके आपको उनको उनकी रिवाइज वैल्यूज पे यहाँ पर प्लेस करना है। सेम ऐसे ही आपको अपनी बैलेंस शीट में यहां पर जो लायबिलिटीज प्लेस करनी है अगेन आपको ये फ्रॉम बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन से उठानी है। जो आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है वहीं से आपने इन लायबिलिटीज को उठाना है और इन लायबिलिटीज को आपने यहां पर मार्क करना है, लेकिन अगेन एट रिवाइज्ड वैल्यूज। यानी जिन जिन एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है उनको चेंज करके आपने यहाँ 1 बाय 1 लिखना है। लेकिन ये याद रखेंगे कि हर एक लायबिलिटी तो चेंज नहीं हुई है, तो जो लायबिलिटी चेंज नहीं हुई उसको एज इट इज लिख देंगे सेम वैल्यू पर, और जो चेंज हो गई है उसको आप चेंज करके लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर एसेट साइड में जो एसेट चेंज होगी उनको चेंज करके लिख देंगे, जिनमें कोई चेंज नहीं आया उनको यहाँ लिख देंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कोई एसेट ओल्ड फॉर्म की बैलेंस शीट में है और वो 100% डेप्रिशिएट हो गई है या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर ए और बी ने उसको बेचने का फैसला ले लिया ताकि सी को पे कर सकें, तो कोई भी एसेट जो ओल्ड फॉर्म के पास थी लेकिन वो रिटायरमेंट की प्रोसेस के दौरान 100% डेप्रिशिएट हो गई, रिटर्न ऑफ हो गई या उसको बेच दिया गया, जैसे गुडविल राइट ऑफ कर देते हैं या पेटेंट्स हैं इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो पेटेंट गुडविल जिनकी वैल्यू गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट की वैल्यू जीरो कर दी, तो ये एसेट आपकी नई बैलेंस शीट में रिपीट नहीं होती हैं। या अगर आपकी ओल्ड फॉर्म के पास इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करने के लिए बेच दी तो वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं आएंगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर को हम कोई एसेट दे देते हैं, मान लीजिए वो इन्वेस्टमेंट आपने डायरेक्टली रिटायरिंग पार्टनर को दे दी तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी नई फर्म की बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में वही एसेट्स आती हैं जो रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, जो किसी भी रीजन से खत्म हो गई हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी। इसके बाद सेम ये रूल लायबिलिटीज का है। अगर कोई लायबिलिटी पे हो चुकी है, जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट वाज पेड, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप अपने आंसर में रिपीट नहीं करेंगे। या आउटस्टैंडिंग रेंट वाज पेड तो उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, या बैंक लोन वाज पेड उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो कोई भी लायबिलिटी जो आपने पे ऑफ कर दी उसको आप आंसर में नहीं लिखेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी 100% राइट ऑफ हो गई है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर नो मोर पेबल, तो फिर आप उसको यहाँ पर नहीं कॉपी करेंगे। तो एसेट और लायबिलिटी वही यहाँ पर आएंगी जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं अपनी रीवैल्यूड फिगर्स पर। और इसके बाद हमें
कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का रिवाइज अमाउंट निकालना होता है। इसका तरीका होता है, आपको आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, इसमें से जनरली ये पाया जाता है अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। जो अमाउंट आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया उसको आप माइनस कर देंगे। प्लस एक बात ये भी याद रखेंगे कि अगर आपने कोई अमाउंट सेल ऑफ एसेट यानी एसेट बेच करके रिसीव करा था, या आपने कहीं से लोन अरेंज करके रिसीव करा था, तो सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा से आने वाला अमाउंट ऐड भी करना होगा। तो आपको यहाँ पर कैश का रिवाइज बैलेंस लिखना होगा, एसेट का रिवाइज बैलेंस लिखना होगा, लायबिलिटी का रिवाइज बैलेंस लिखना होगा। और अब अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर सी को पे नहीं करा होगा, तो सी का जो लोन अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा वो आप लायबिलिटी साइड में मार्क करेंगे। और इसके बाद आप अपनी लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स लिखेंगे, और कैपिटल में आपको सिर्फ ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल यानी जो उनके कैपिटल अकाउंट के आंसर आए थे, ये आपको एडजस्टेड कैपिटल्स को यहाँ पर लिखना होगा और इन दोनों की कैपिटल का टोटल बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर सी का लोन अकाउंट तभी लिखना है जब आपका उसका लोन अकाउंट अभी आपने क्लियर ना करा हो, और कैपिटल के बैलेंसेस ए और बी के लिखने हैं जिनकी कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस आपने निकाला है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे बहुत अक्सर भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट नहीं होती। मैंने भी अभी इसको मैंने डिस्कस भी करा था रीवैल्यूएशन में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको भी आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो आपने रीवैल्यूएशन में इंक्लूड करी है, तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कई बार लिखा है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस वाज क्रिएटेड, तो जो आपने प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस क्रिएट करा उसको भी आपको यहाँ लिखना होगा। तो लायबिलिटीज एट रिवाइज्ड वैल्यूज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एसेट एट रिवाइज्ड वैल्यूज अलोंग विद सम अनरिकॉर्डेड एसेट, कैश एट बैंक का रिवाइज्ड बैलेंस, सी का लोन अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड, और कैपिटल ऑफ ए एंड बी के एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंस जो उनके कैपिटल अकाउंट से निकले हैं उनको आपको यहाँ लिखना होगा। और इसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को एक फॉर्मेट के थ्रू लर्न करते हैं कि किस तरह से हम अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को तैयार करने का प्रोसेस है जो मैंने आपको एक पिक्टोरियल वे में दिया है। इसी ही बेसिस पे हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते चले जाते हैं। तो यहीं से अब आपको अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस को शुरू करना है।